गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका गोपालगंज एजुकेशन डिपार्टमेंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका टीचर रंजीत कुशवाहा, कपरपुरा हाई स्कूल से। और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। तो उसी क्रम में आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि पिछले सारे क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसके फीचर्स, उसको वेक्टर फॉर्म में कुलम्स लॉ को पढ़े, कुलम्स लॉ के बाद फिर उसको वेक्टर फॉर्म से पढ़े। और पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म्स में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए और कुछ आपको टास्क भी दिए थे उसको सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग उसको जरूर सॉल्व कर लिए होंगे। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाया है या अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स पे कुछ और न्यूमेरिकल्स बताया जाए तो आप बिल्कुल कमेंट्स करिए। हम बिल्कुल इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा होगा वो, लेकिन उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम उसमें सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका और अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहेंगे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र, हिंदी में कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप अब थोड़ा सा हम लोग मैग्नेट में, हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं बट थोड़ा सा हम लोग मैग्नेट की तरफ चलते हैं। जैसे आप मैग्नेट में देखोगे कि मैग्नेट में जैसे वो एक बार मैग्नेट अगर हम लेते हैं तो उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और इसमें आप देखे होंगे कि इस किसी एक पोल पर अगर हम देख विचार करें तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम एक आयरन का नेल रखते हैं यहाँ पे। तो ये आयरन का नेल रखते हैं तो दूर से ही ये जो मैग्नेट होता है उस आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो एक सर्टेन एक डिस्टेंस होता है कि यहाँ तक अगर वो है, यहाँ तक जैसे सपोज कि यहाँ तक अगर वो है, इस घेरा के अंदर है तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर इस घेरा के बाहर है तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैग्नेट का जो अट्रैक्शन का जो फोर्स जो लग रहा है वो इस डिस्टेंस तक लग रहा है, इस डिस्टेंस के बाहर वो फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी इस डिस्टेंस तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो हम अनुभव कर पा रहे हैं, उसके बाद हम उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो जो भी यहाँ पे ये जो क्षेत्र बना या जो भी ये घेरा बना, यहाँ तक ऐसे एक क्षेत्र बनाएंगे अगर हम, तो ये जो रीजन बना, ये जो क्षेत्र बना, इसको हम लोग कहेंगे इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। यानी यहाँ तक उसका क्षेत्र है और इस क्षेत्र के बाहर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस क्षेत्र के अंदर अगर कुछ भी हम मैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो उस पर वो फोर्स लगाएगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर वे में हम कह सकते हैं कि अगर हम एक चार्ज यहाँ पर ले, सपोज कीजिए कि एक चार्ज लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो उसके कारण भी एक रीजन बनता है, एक क्षेत्र बनता है जहां तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन ये जो होता है वो वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये हम रीजन मान लिए, इसके चारों तरफ ये ऐसे घेरा बना दिए, तो ये यहाँ मतलब घेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम कोई पॉइंट, कोई यूनिट टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं। यूनिट टेस्ट चार्ज यानी प्रायः हम यूनिट टेस्ट चार्ज के रूप में हम लोग प्लस चार्ज को ही लेते हैं। ठीक है, उसको यूनिट टेस्ट चार्ज कहा जाता है कि वो प्रेक्षण के लिए उसको हम लोग उपयोग करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका उपयोग सिर्फ प्रेक्षण के लिए होता है। तो हम यहाँ पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज अगर रखें तो अगर वो इसके अंदर मतलब यहाँ पे रखा हुआ है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर वो यहाँ पे रखते हैं तो पाते हैं कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स कि एक निश्चित डिस्टेंस तक ही उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है या वो लग रहा है, उसके बाहर कोई फोर्स उसका नहीं प्रभावी है। ठीक है, तो इस रीजन ऑफ स्पेस को, ये जो उस चार्ज के चारों तरफ रीजन ऑफ स्पेस बना, इसी रीजन ऑफ स्पेस को हम लोग कहेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस चार्ज का वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र। तो ये एक रीजन ऑफ स्पेस हो गया। और अगर देखो, अगर देखा जाए तो अगर हम कोई भी पॉइंट चार्ज लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो वो जो रीजन ऑफ स्पेस होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा दायरा होगा, वो शेप जो होगा वो कैसा होगा, तो वो शेप जो होगा एस्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। यानी दैट मीन्स कि एक फुटबॉल के समान, यानी चारों तरफ से सर्कुलर नहीं। जैसे ये बोर्ड पे बना हुआ है तो ऐसा नहीं कि हाँ बस ये एक सर्कुलर हो गया, सर्कुलर इसका फील्ड नहीं होगा, इसका फील्ड होगा वो एस्फेरिकल होगा, चारों तरफ से फुटबॉल के समान उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो भी आवेश है तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहां तक उसका आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल प्रभावी होता है या आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। और यह जो है किसी एकल आवेश के लिए, यानी सिंगल चार्ज है प्लस या माइनस, तो एकल आवेश के लिए यह जो होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, यानी गोलीय सममित होगा, फुटबॉल के समान होगा। ठीक है। और अगर कोई लीनियर चार्ज है, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे एक लंबा सा चार्ज है, ठीक है, कोई वायर हो गया, तो इसके कारण जो हमारा जो फील्ड बनेगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक ना होकर के सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होगा, यानी बेलन के आकार का हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बेलन के आकार का इसका जो होगा वो क्षेत्र बनेगा, जैसे डाइपोल वगैरह में बेलन के आकार का विद्युतीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्र इस तरह से डिफाइन होता है। अब इस क्षेत्र में एक और चीज हम देखेंगे, जैसे अगर ये विद्युतीय क्षेत्र है और इसमें हम मान लेते हैं कि 2-3 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं बी, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर सी, और एक चौथा पॉइंट ले लेते हैं डी। अब इस चारों पॉइंट में अब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज को उठाते हैं और बारी बारी से इस टेस्ट चार्ज को हम पहले डी पर रखते हैं, फिर उसके बाद से सी पर रखते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पर बी पर रखते हैं, और फिर उसके बाद से ए पर रखते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज को बारी बारी से इन सारे पॉइंट्स पर हम रखते हैं। हम क्या पाते हैं कि अगर इस टेस्ट चार्ज को डी पे रखते हैं तो इसके कारण उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, यानी कोई बल का अनुभव नहीं होता है। दैट मीन्स कि हम ये कहेंगे कि यह डी पॉइंट जो है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, विद्युतीय क्षेत्र के बाहर है, इसलिए वो कोई बल अनुभव नहीं करता है। सी पर आते हैं, सी पर वो जैसे रखते हैं तो यहाँ पर वो बल अनुभव कर रहा है, यानी उस पर बल लग रहा है। बी पर आते हैं तो बी पर पाते हैं कि इस पर भी बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बल है वो सी की तुलना में ज्यादा है। और फिर जब ए पर आते हैं तो ए पर पाते हैं कि यहाँ पर भी बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सी और बी दोनों की तुलना में ए पर जो बल का मान है वो सबसे अधिक है। तो अब इसका क्या कारण है? इसका मतलब ये हम लगा सकते हैं, इसका ये जो ऑब्जर्वेशन हमने किया, ठीक है, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, फील्ड की जो शक्ति है, फील्ड का जो सामर्थ्य है, वो हर पॉइंट पर एक समान न होकर के अलग अलग है। ठीक है, और वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ये जो चार्ज है, जिस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस पर। उस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है, और कम हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि इस फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बढ़ने से फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, और डिस्टेंस कम होने से फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो फिर फील्ड का स्ट्रेंथ जब हर जगह अलग अलग है तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ को एक डिफिनीशन हमको देना पड़ेगा कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड का डिफिनीशन क्या होगा, पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड का डिफिनीशन या पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए उसको समझते हैं। तो पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग पढ़ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ पर फिर इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी सामर्थ्य, क्षेत्र का सामर्थ्य या क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब ये फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन हम यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर, सपोज करो कि हम वहां पर जैसे कि यहाँ पॉइंट ले लेते हैं P, और P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज हो गया Q नट। अब ये टेस्ट चार्ज है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड Q नट है। दैट मीन्स कि एक यूनिट ना होकर के यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज ले लिए Q नट, और यहाँ पर हमारा एक जो चार्ज है वो Q प्लस Q, जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर क्यूनट टेस्ट चार्ज रखेंगे और यह इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी r मान लेते हैं, तो जैसे ही रखेंगे तो इसके कारण इस पर एक फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, जिसको लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे या कूलम्ब फोर्स कहेंगे, क्योंकि दो चार्जेस के बीच तो फोर्स लगेगा ही। तो जैसे ही यहाँ पर हम क्यूनट चार्ज रखते हैं तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर एक फोर्स लगने लगता है, और उस फोर्स को हम लोग F से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और वो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तब हम चूंकि कूलम्ब्स लॉ को या फोर्स को हम लोग वेक्टर के रूप में कल पढ़ चुके हैं, इसलिए अब आगे जो भी हम लोग टर्म्स इसमें यूज करेंगे हम लोग वेक्टर के रूप में आसानी से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी हमने आपको पिछले क्लास से बता दिया है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन हो रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये दोनों के बीच फोर्स लग गया F। अब इस फोर्स में ये जो क्यूनट चार्ज है, इस क्यूनट चार्ज से अगर हम डिवाइड कर दें, क्यूनट चार्ज से हम डिवाइड कर दें जो टेस्ट चार्ज के रूप में हमने लिया है, तो क्यूनट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स उस पार्टिकुलर पॉइंट P पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम लोग उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहते हैं और उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज को रखने से उस जितना बल अनुभव करता है या जितना उस पर फोर्स लगता है, उसी फोर्स को उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य उसको कहते हैं। तो उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो चूंकि क्या हुआ, यहाँ पर हमको यूनिट चार्ज लेना था, यूनिट चार्ज पर फोर्स निकालना था, तो हमने यूनिट चार्ज पर फोर्स निकाल लिया और यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स F है, हमने F में यूनिट से डिवाइड कर दिया तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकल गया और वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला मिल गया, E इज इक्वल टू F बटे क्यूनट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी जैसे पहले आपको बताया कि प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग फील्ड की इंटेंसिटी होगी और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी को ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है, F आ रहा है, और फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी बल के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा F होगा वही डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। इसलिए फील्ड के डायरेक्शन में भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। यानी उसको हम यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर एक बार समझा देते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, रेडियली ऐसे, मतलब ऐसे बाहर की तरफ यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, और अगर निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ, ऐसे हम लोग फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि फोर्स में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि फोर्स जब हम निकालते हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सन के हिसाब से हम लोग उसमें डायरेक्शन बताते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिर्फ हमारा एक ही चार्ज है, ठीक है, तो एक ही चार्ज हम ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन होता है वो एक सिंगल चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं, इसका यूनिट और डायमेंशन भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से फोर्स अपॉन चार्ज है, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और चार्ज का यूनिट हो गया कुलम्ब, और ये ऊपर जाएगा तो पर कुलम्ब हो जाएगा, यानी न्यूटन पर कुलम्ब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट हो जाएगा। और इसका डायमेंशन भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत एग्जाम में प्राय डायमेंशन भी पूछे जाते हैं। तो डायमेंशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन के लिए फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए और चार्ज का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ऊपर में MLT-2 और नीचे चार्ज का डायमेंशन हो गया A/T। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में रहेगा M और L और ये T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 और A ऊपर जाएगा तो -1, तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन MLT-3 A-1 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी जानकारी हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादातर, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि एक रीजन ऑफ स्पेस जहां तक चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन को एक्सपीरियंस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसको उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रत्येक पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, तो प्रत्येक फील्ड तो अलग अलग पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग हुआ, इसलिए किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर फील्ड की शक्ति निकालनी है तो फील्ड की शक्ति के लिए फॉर्मूला हो गया E=F/Q0 और ये उसका यूनिट और ये उसका डायमेंशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पार्टिकुलर कोई पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है,
इन द कांस्टेंट ऑफ कूलम्स फार्मूला, कूलम्स जो लॉ जो है, ठीक है, उस फार्मूला के हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको निकालना हो, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, आइए उसको देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हमारा। तो सपोज करते हैं हम कि यहाँ पे एक, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन, और यहाँ पर हम एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू, ओरिजिन पे हमने चार्ज रखा प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं पी, और इसका जो डिस्टेंस है वो आर है, वेक्टर फॉर्म में आर, आर कैप उसका, ये आर वेक्टर उसको लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक पी पॉइंट है, ठीक है, और इस पी या जो पी पॉइंट है, ये जो चार्ज है क्यू, इस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आता है, मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बड़ा है, यहाँ तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन प्रभावी है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट है पी जो आर डिस्टेंस पे स्थित है, ठीक है। अब हमको बताना है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा फोर्स के कांस्टेंट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नट कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम टेस्ट चार्ज क्यू नट कंसीडर करेंगे, तो इसके कारण इस क्यू नट पर फोर्स लगने लगेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच जो फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव हो जाएगा, प्रतिकर्षी का, यानी दोनों, एक यह जो होगा उस पर फोर्स आकर उसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी यहाँ पर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षी बल है, तो प्रतिकर्षी बल का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है, तो बाहर की तरफ उस पर बल लगने लगेगा, तो ये तो उसकी दिशा हो गई। अब बल का मान क्या होगा, तो अगर बल को हम लिखे एफ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू या मैग्नीट्यूड के रूप में, ठीक है, तो हम यहाँ पर या वेक्टर के रूप में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नट बटे आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन के लिए हम आर कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जो कि उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर कैप जो है वो एफ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उस पर लगने वाला फोर्स इतना निकल गया। अब जब फोर्स निकल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अब एफ का मान रखें, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे आ जाता है, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नट, तो अगर हम एफ का मान रखें, तो एफ का मान रखते हैं ऊपर में से, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नट क्यू नट अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया आर कैप, ठीक है, और नीचे में हो गया हमारा क्यू नट, ठीक है। तो अब ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो देखेंगे कि क्यू नट से जो होगा, ठीक है, क्यू नट से जो होगा वो क्यू नट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे क्यू नट से क्यू नट कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, आ जाएगा फिर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप यूनिट वेक्टर हो गया, और ये किसका मान है, एफ बटे क्यू नट का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यह मान है। तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमारा निकला, ये कुलम्स लॉ के कंटेस्ट में हमारा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कोई से बिंदु आवेश दे दिया कि यहाँ पे इतना बिंदु आवेश है, तो आर दूरी पर यहाँ पर फील्ड का मान क्या होगा, ठीक है। तो वो जो हमने फॉर्मूला निकाला था E इक्वल टू एफ बटे क्यू, वो जस्ट डिफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके वहां उस पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसी को हम मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें, अगर इसी को मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे, तो हम मोड लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ बटे क्यू नट, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड के रूप में हमारा वैल्यू हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों, और डायरेक्शन के बारे में पहले बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो इसमें हम जिसका उपयोग करना चाहें, अगर फोर्स दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सिर्फ हम इतना का ही उपयोग करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फिर इसका और इसका उपयोग करेंगे, इसको हम एस्केप कर देंगे, एफ बटे क्यू नट की जरूरत हमको वहां पे नहीं है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फार्मूला हो गया, और ये हो गया मतलब फील्ड निकालने के लिए ये हमारा चार्ज और डिस्टेंस के आधार पर फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो इसका उपयोग करके हम लोग फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे एक अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज दे दिया गया और कहा गया कि +2 × 10⁻⁻6 कुलम्ब का आवेश रखा गया है। ठीक है, तो 10⁻⁻6 डेट मीन्स कि माइक्रो कुलम्ब का वो चार्ज हो गया। और ऐसे कहा जाए कि इससे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालिए और इसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये चार्ज दिया हुआ है, तो P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपली इस फॉर्मूले का उपयोग कर लेंगे, E = 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर Q क्या है, 1/4πε का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 9 × 10⁹ और Q हो गया 2 × 10⁻⁻6 और बट्टे r²। तो डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये न्यूटन प्रति कूलम में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 9 दूना 18 × 10⁻, 9 में से 6 गया 3 और ये हो जाएगा 0.01 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/100 हो जाएगा और 1/100 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻3 और 1/100, तो 100 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया 18 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वहां पर निकल गया 18 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकुलर चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्शन भी पूछ दे कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उसको भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा। अगर यही निगेटिव चार्ज रहता तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता वो इनवर्ड यानी अंदर की तरफ हो जाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सिंपली जो चार्ज गिवन है उस चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ और निगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पर दिखाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी सारी चीजें, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अब जैसे यहाँ पर कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सुपरपोजिशन लॉ, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सुपरपोजिशन लॉ होता है। जैसे हम यहाँ पर एक चार्ज के कारण फील्ड निकाल रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि 2 चार्ज 3 चार्ज 4 चार्ज हो और उसके कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्योंकि वह पॉइंट उन सभी चार्जेस के अगर फील्ड में आता है तो उस पर सभी चार्जेस के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो उस पॉइंट पर अगर हमको नेट फील्ड निकालना हो, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कैसे निकालेंगे थोड़ा सा फटाफट उसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज हो गया Q1 हो गया, एक दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 हो गया, एक तीसरा चार्ज हो गया यहाँ पे Q3 हो गया, और ये सभी मान लेते हैं कि प्लस है। अब इसमें कोई प्लस कोई माइनस हो सकता है, प्लस कंसीडर करके चल रहे हैं। और यहाँ पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, और इस P पॉइंट पर हमको इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि ये जो P पॉइंट है इन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 के Q2 के Q3 के, तो निश्चित रूप से P पॉइंट पर सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालेंगे उसको, तो सबसे पहले इसके कारण यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। P पॉइंट पर मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा R1 है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड। ठीक है, फिर Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी आउटवर्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इसके डायरेक्शन को हम ले लेते हैं R2। ठीक है, फिर Q3 नेक्स्ट तीसरा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और ये हो जाएगा E3। ठीक है, और इस तरह से ये हो जाएगा R3 वेक्टर। तो अब क्या है कि अब तीनों चार्ज के कारण P पॉइंट पर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया E1 E2 और E3, सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, डायरेक्शन भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब इन तीनों वेक्टर का हम वेक्टर सम कर देंगे तो वहां पर इस पार्टिकुलर पॉइंट P पर जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो जितने भी चार्जेज होंगे, मान लेते हम 3 में यहाँ पर कंसीडर किया, और भी चार्जेज हो सकते हैं इसलिए हम इसको n तक इसको हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिखेंगे इसका तो 1/4πε0 ये हो जाएगा Q1/R1
और ये R1 कैप आप यहाँ पर डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद से 1/4 पाई एफ नट Q2, उसके बाद से R2 और ये R2 कैप, ठीक है। सिमिलरली ऐसे अलग अलग चार्जेस के कारण हम वहाँ पर फील्ड को ऐसे लिख लेंगे 1/4 पाई एफ नट QN बटे RN और ये RN कैप, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहे तो 1/4 पाई एफ नट कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो ये हमारा हो जाएगा Q1 बटे R1 कैप प्लस Q2 बटे R2 कैप, ठीक है। प्लस इस तरह से आगे की तरफ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं Q1 बटे RN कैप, ठीक है। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये हमारा प्रिंसिपल या थ्योरी हुआ। बट क्या है कि कल भी हम आपको बताए थे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि हमको मतलब सुपरपोजिशन लॉ का यूज करना होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अन्य सभी चार्जेस के कारण फोर्स निकालना होता है या फील्ड निकालना होता है, तो वहां पर जो होते भी चार्जेस होते हैं वो एक सिमेट्रिक ऑर्डर में होते हैं, जैसे स्क्वायर में हो गए या रेक्टेंगल में हो गए या ट्रेंगल में हो गए। तो वहां से उसका डिस्टेंस वगैरह जो होता है वो डिफिनिट होता है, और तब उसको हम आसानी से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके और उसका हम वेक्टर सम, ठीक है, उसका हम वेक्टर सम वहां पर हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज छूट रहा है स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, तो ये तो वहां पर हम लोग उसका वेक्टर सम करके, वेक्टर लॉ का उपयोग करके वेक्टर सम करके हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है, और इसलिए हम लोग आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और कल जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, सुपरपोजिशन लॉ पे भी आधारित और सिंपल जो फॉर्मूला उस पर भी आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और तब फिर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहा हो समझने में या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए, और उसका पूरा समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।